नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद, कई सालों से बिहार की राजनीति को बहुत करीब से इन्होंने देखा है। इनकी राजनीतिक जीवन की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सर, न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। क्योंकि बिहार से और बिहार में पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे तो सीधे सीधे नीतीश कुमार पे आते हैं। नीतीश कुमार जब से लालू जी के साथ गए हैं, गुंडा राजवाद तो छोटे से शब्द हो गए। केंद्र पे सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार कहीं से कोई सहयोग नहीं करती है। इंडी के साथ भी गए उनके कोऑर्डिनेशन टीम के हेड बनने के लिए, लेकिन वहां भी बहुत कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो शुरुआत करेंगे केंद्र पे उनका जो आरोप प्रत्यारोप है उसके, फिर इंडी पे भी चर्चा होगी। देखिए, अपनी विफलता, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए दिन, ये उनका सगल हो गया है केंद्र सरकार पर आरोप लगाना। उसमें शब्दों की मर्यादा भी नहीं रहती। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को तुम की भाषा में दिल्ली वाला कहते हैं। खैर, ये अलग बात है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी के सरकार की कार्यशैली क्या है और बिहार के लोगों, खासकर गरीब वर्ग के लोगों की क्या चिंता वो करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित एक उदाहरण आपको बताता हूँ। पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख पेंडेंसी है। मतलब 4 लाख मकान स्वीकृत होने के बाद, राशि मुक्त होने के बाद नहीं बना पूरे देश में, जिसमें अकेले बिहार में 3 लाख है, या 3 लाख अकेले बिहार में है एक पेंडेंसी। 1 लाख में पूरा देश है। अब आप समझ जाइए कि वहां की सरकार कैसे काम करती होगी और कितना चिंता है उसको कि हमारे यहाँ गरीबों का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। दूसरा, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र लिखकर भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि 5,51,800 कुछ मकान हम सरेंडर करते हैं। मेरे यहाँ SC ST के लोग नहीं है, लाभुक अब नहीं बचे, इसलिए इस प्रत्यर्पण को स्वीकार किया जाए। मेरे पास पत्र है, आपको दिखा दूंगा प्रमाण के लिए। तो अब ये 2 उदाहरण काफी है इस बात को समझने के लिए कि बिहार सरकार कितनी निकम्मी है। गरीबों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए उनके पास कोई सोच नहीं है। भारत सरकार जो दे रही है वो लेने के लिए तैयार नहीं है और आरोप लगाना इनका केवल काम रह गया है। इसलिए आप सर यहाँ रोकेंगे कि मित्रों, एक ऐसा प्रदेश जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जहां इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से डिस्टर्ब है, कुछ नहीं है। सड़कें, बिजली तभी तक बनी जब तक उनके पास बजट सेंट्रल से गया। मेट्रो की चर्चा हमारे आपके सामने ही है। सड़कें कुछ ही बनी जो सेंट्रल प्रायोजित रही। वो सरकार जो पूरी तरह से, जिसके पास कमाने के लिए कुछ है नहीं। दुर्भाग्य है कि वहां जो गरीब हैं वो बाहर कमाते हैं। दिल्ली, पंजाब या कंट्री के किसी हिस्से में चले जाइए, वही बिहारी मजदूर आपको मिलेंगे। यहां से कमाई करके जाते हैं, वहां अपना घर बनाते हैं। और दुर्भाग्य यह कि वहां के सचिव कहते हैं हमारे 5 लाख घर हमें चाहिए नहीं, 5.5 लाख घर ही नहीं चाहिए। सिंह साहब ने जो बात कही बड़ी चौंकाने की, मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हो गए कि मैं वहीं का रहने वाला हूं। मुझे पता है एक एक गांव में, अब जब एक एक गली में जाइए ना, फूस के घर अभी भी आपको नजर आएंगे। तो सर, ये उनकी मानसिक दरिद्रता कहिए या क्या, मतलब इस तरह की चीजें तो, जो सबसे बेकार स्टेट है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहां बेचारे दिल्ली में कमाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फिर जाके अपना घर बनाते हैं। बिहार में जो भी गतिविधि आपको दिख रही है विकास की जी, या बिहार के लोगों के चेहरे पर जो भी दिख रहा है आपको चमक या खुशी, वो बाहर से कमा कर लाए हुए धन के आधार पर है।
कोई पंजाब कमा रहा है, कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई सूरत कमा रहा है, कोई और कहाँ कमा रहा है और अपने घर में वहाँ जो परिवार रहता है उनको पैसे भेजा। बिहार के अंदर अब कुछ नहीं बचा है। यही हाल शिक्षा की भी है। ये सही है कि बिहार के बच्चे आज भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक सफल हो रहे हैं, जी। सबसे ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, इसलिए कि बिहार के अंदर मेरिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे बिहार में पढ़कर कर रहे हैं। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़कर कोई बच्चा चपरासी भी नहीं बन सकता। वहाँ तो एक कमरे में 2 ब्लैक बोर्ड होता है और 5 स्कूल चलता है। एक कमरे में। एक कमरे में। ये मीडिया की ही रिपोर्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो बच्चे चाहे तो बिहार के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं या बिहार से बाहर कहीं शिक्षा ले रहे हैं, माँ बाप जमीन बेच के उनको बाहर भेज उनका पता बिहार का है जी, उनका एड्रेस बिहार का है और चाहे किसी भी विभाग की, किसी मंत्रालय की या यूपीएससी की परीक्षा हो, बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा सफल होते हैं, सबसे ज्यादा कम्पीट करते हैं। बिल्कुल। ये रेशियो है, ये आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को तो मैंने पहले भी आग्रह किया था कि बिहार के बच्चों की सफलता पर कृपा करके जी। वो अपनी पीठ ना थपथपाएं। ये बिहार की दशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी सैचुरेट हो गए हैं, जिसे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इतने सालों तक रहते रहते व्यवस्था में शायद ये इतनी इम्यून नहीं हो गया उनका हर चीज जो। बिल्कुल। कई बार मुख्यमंत्री खुद अपने आप को नहीं किसी और को कहने लगते हैं, मंत्री किसी और को बता देते हैं। आप जैसे कभी कभी तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मैं मानता हूँ किसी से हो सकता है, लेकिन रोज आए दिन किसी को कुछ बता देना, मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री बता देना, गृह सचिव को गृह मंत्री बता देना, अपने आप को देश का गृह मंत्री बताना, ये साबित करता है, ये बड़ी चिंता की बात है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं विपक्ष का आदमी हूं, बिहार की सरकार में मैं विरोधी दल यानी भाजपा का सांसद हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मेरी चिंता इस बात के लिए है कि जिस एक व्यक्ति के ऊपर 14 करोड़ लोगों का भविष्य निर्भर है, विश्वास, अगर उनको इस तरह की बीमारी लग जाए तो फिर लोगों का क्या होगा? उनके पास सारा साधन संसाधन उपलब्ध है, उनकी चिकित्सा अच्छी से अच्छी होनी चाहिए ताकि बिहार के लिए वो सोचें, बिहार कैसे विकास करे, बिहार की तरक्की कैसे हो, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी कैसे हो, यहाँ के लोगों की चिकित्सा अच्छी से अच्छी कैसे हो। इस बात की चिंता आखिर कौन करेगा? जो बिहार का मुखिया होगा वही करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन वो सैचुरेट हो गए हैं, उनकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, सिर्फ राजनीति ही उनका अपना, केवल राजनीति, बस सत्ता में बने रहना, पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए और बिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपनी कुर्सी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक सर सवाल और बीच में आ गया कि अभी दुर्गा पूजा और ये तमाम सारे हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण में सरकार खुद घुस गई है। बिल्कुल सही कहा। जितने फैसले हैं वो सब कहीं न कहीं जो हम उत्तर प्रदेश में देखा करते थे, रमजान और तमाम सारे दिनों में इलेक्ट्रिसिटी उसे हिस्से में दी जाती थी, नवरात्रे में उस हिस्से में काट लिया जाता, दिवाली के दिन भी लाइट चली जाती थी। तो वो अचानक कुछ ऐसा हुआ या इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई कि हिंदू त्योहारों के लिए जो है वो सरकारी कर्मचारी की ट्रेनिंग उसी वक्त दिया जा रहा है। इस तरह की चीजें सामने आनी शुरू हुई है। नीतीश जी के हृदय में हिंदुओं के लिए कुछ बचा ही नहीं। उनके दिल और दिमाग में जो कुछ भी है वो एक खास वर्ग को उपकृत करने के लिए है और इसी को तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। और तुष्टीकरण की भी कोई सीमा नहीं है, वो सीमा तोड़कर तुष्टीकरण कर रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदू पर्व त्योहारों के में छुट्टियों में कटौती हो रही है, वहीं उन लोगों के पर्व त्योहार में जहां छुट्टियां नहीं थी वो उस दिन छुट्टी की जा रही है। और उससे भी आगे बढ़कर मामला अभी ये हुआ है कि अभी हिंदुओं के कई तीज त्योहार, कई पर्व हैं, दशहरा है, दीपावली है, छठ है। इस समय शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है। क्या दूसरा कोई समय नहीं हो सकता था?
तो इस तरह से एक तरफ छुट्टियों में कटौती और दूसरी तरफ छुट्टियों में बढ़ोतरी, ये तुष्टिकरण की नीति नहीं तो और क्या है। इस तरह से आप ये नहीं कह सकते जी। कि हम पूरे समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इरादा, हमारा सिद्धांत बिल्कुल संतुलित है। हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते। आपने अपने कामों से, अपने कार्यों से, अपने निर्णयों से ये प्रमाणित कर दिया कि हमें कि एक वर्ग का वोट आप चाहिए। समाज को डिवाइड करना चाहते हैं और आप समाज को डिवाइड कर रहे हैं। जी, तो सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही काफी है क्या उनके लिए? आपको लगता है कि 2024 में चुनाव भी है? तो 2024 का जो चुनाव होगा जी, वो बीजेपी जी, वर्सेस आरजेडी होगा, आमने सामने का चुनाव होगा। नीतीश जी पिछले नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। जो है, जी, जो राजनीतिक पूंजी है वो आरजेडी के पास है, ये मैं मानता हूं। और उसके अतिरिक्त लगभग सारा का सारा चांक, पूरा चांक ही जी, वो बीजेपी और बीजेपी के साथ की जो पार्टियां हैं, हम है, एलजेपीआर है, बाकी और भी कुछ दल हैं, इनके साथ है। तो उनके साथ तो कोई चंक ही नहीं है, बस एक चंक है आरजेडी का, और वो पुराना है, वो आजमाया हुआ है। सर एक सवाल और करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी सांसद हैं या मंत्री हैं, उनसे स्थानीय स्तर पे बड़ी वैरमनस्य जो है वो अधिकारी भी करने लगे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो कमेटियों की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें आप लोगों को भी नहीं बुलाया जा रहा। देखिए, अभी बिहार में सरकार के स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है, जन संवाद। जी, इसमें जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारी क्षेत्र में जाते हैं। ये अलग बात है कि उस सरकारी कार्यक्रम में केवल और केवल नीतीश कुमार जी का गुणगान होता है। मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी आपत्ति और शिकायत यह है कि जब सरकार के स्तर पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनको विधिवत सूचना दी जानी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि उपेक्षित हों, जी, सूचना ना मिले, ये कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात कि जिस इलाके का कोई प्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो कि विधायक हो कि विधान पार्षद हो, अपने अपने इलाके में आने वाले हर प्रखंड तक के, प्रखंड में पंचायत समिति होती है, उसका पदेन सदस्य सांसद, विधायक और विधान पार्षद होते हैं। चाहे नगर पालिका, नगर परिषद की कमेटी हो या जिला परिषद हो, सबके पदेन सदस्य सांसद, विधायक, विधान पार्षद होते हैं। लेकिन जन संवाद कार्यक्रम जो चल रहा है बिहार में, इसमें एमपी, एमएलए, एमएलसी को और हम लोगों को तो नहीं बुलाया जाता। पता नहीं सत्ताधारी दल के लोगों को बुलाया जाता है कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मुझे एक अधिकारी ने लिखित जवाब दिया है मेरी आपत्ति पर कि सांसद, विधायक और विधान पार्षद को इसमें आने की नहीं बुलाया जाता। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का ऐसा आदेश या निर्देश है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक है। और फिर ये भी मैं कहना चाहता हूं कि फिर कैसे नीतीश कुमार जी कहेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है। एक तरफ देश में उनको लोकतंत्र खतरे में लगता है, संविधान उनको खतरे में लगता है, और दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, उसी बिहार में जनप्रतिनिधियों की इस तरह से उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा इसको नहीं कहेंगे, इसको तो नेग्लिजेंसी कहेंगे, इसको अपमान कहेंगे। जो बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिल्कुल, बिहार के ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ, दुनिया में लोकतंत्र वहीं से पहुंचा। उस बिहार के अंदर जनप्रतिनिधियों की इस तरह से उपेक्षा, इस तरह से उनकी नेग्लिजेंसी, क्या जवाब देंगे इस पर नीतीश कुमार जी? सर पूरी लब्बो-लुआब यही रहा कि खासकर बिहार अगर पिछड़ा इतने सालों से क्यों है।
बीमारू स्टेट के तौर पे जितने स्टेट थे सबने अपने आप को डेवलप करते करते कहाँ तक पहुंचा दिया। आसपास के प्रदेश आज खुशहाल है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री कुछ भूल जाते हैं, मुख्यमंत्री का कुछ एजेंडा होता है तो वो उसमें हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। सिर्फ राजनीति राजनीति करने के लिए काफ़ी है क्या? क्या प्रदेश की जनता उनके लिए मायने नहीं रखता? 5 लाख घर सरेंडर कर दिए जाते हैं सर। उस प्रदेश में जहाँ एक-एक पैसे के लिए लोग भटकते हैं दूसरे-दूसरे प्रदेश में। इस वक़्त मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं अपने बिहार के उस दर्द को बता रहा हूँ। जिस हिस्से में जाइएगा सर वहीं वही परेशानी होती है। उसको ज़रा देखिए, कैसे बदहाली के साथ अपने बच्चे और बीवी को पालने के लिए यहाँ से पैसे इकट्ठा करके भेजते हैं। घर बना नहीं पाते हैं, पूरी उम्र कट जाती है और सिर्फ़ यहाँ राजनीति सब होती रहती है। फिर आगे हम चर्चा करते रहेंगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें समय देते रहिए और हम इस तरह के मसले जो हैं उठाते रहें। तो आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। नमस्कार।